नई बहू को मिला भुक्कड़ ससुराल। लड़के का परिवार अच्छा है। 3 नंद, माता पिता, साथ में 2 छोटे भाई भी हैं। लड़का इंजीनियर है और बहुत पैसे कमाता है। ये सुनते ही नैना के होश उड़ जाते हैं। 3 नंद, 2 छोटे देवर, ऊपर से सास ससुर के साथ मेरा पति, इतना बड़ा परिवार। अरे माँ, इतने बड़े परिवार में तो मैं परेशान ही हो जाऊंगी। काम भी करूं और उनके ताने भी अलग से सुनो। अरे बेटी, परेशान क्यों होती है? पंडित जी, मेरी बेटी के लिए ससुराल ऐसा दिखाओ जहां माता पिता और लड़का इकलौता हो, ताकि मेरी बेटी को ज्यादा परेशानी ना उठानी पड़े। चलिए, अगर ऐसी बात है तो ठीक है। मैं आपको एक अमीर घर का रिश्ता दिखाता हूँ। इकलौता बेटा है, साथ में माता पिता रहते हैं। नैना जैसे ही लड़के की फोटो देखती है, उसे लड़के की तस्वीर अच्छी लगती है। अरे लड़का तो अच्छा है, इकलौता है, परिवार भी छोटा है, और क्या ही चाहिए। माँ, मुझे लड़का पसंद है। ओहो पगली, चलो ठीक है, कोई लड़का तो तुझे पसंद आया। पंडित जी, अब आप इसी लड़के से मेरी बेटी के रिश्ते की बात चलाइए। हाँ हाँ बहन जी, बिल्कुल। फिर क्या था, पंडित उस अमीर घर में जाकर रिश्ते की बात कर लेता है। अब दोनों परिवार एक दूसरे से मिलने लगते हैं और उनका आना जाना लगा रहता है। बहुत जल्द शादी की तारीख भी निकल आती है। मुझे नहीं पता था कि इतनी जल्दी शादी की तारीख भी निकल आएगी। बेटी, अपने ससुराल में जाकर खुश रहना। खुश तो रहूंगी ही माँ, छोटा सा परिवार है, सुबह शाम रोटी, दोपहर में सोना, फिर रात को आराम करना। नैना को बहुत आसान लग रहा था, लेकिन वैसा होने नहीं वाला था। शादी होने के बाद जब वह अपने ससुराल आती है तो उसका ससुराल में घर बहुत बड़ा होता है, जिसमें उसे सफाई करने में ही बहुत ज्यादा समय लग जाता है। हे भगवान, अमीर घराने में तो आ गई, लेकिन यहाँ झाड़ू पोछा करते करते ही मेरी कमर टूट गई। तभी आवाज आती है, बहू, ओ बहू, अरे अभी तक तूने नाश्ता नहीं बनाया? नैना फटाफट सफाई करने के बाद अपनी सास के पास जाती है। माँ जी, बस रसोई में ही जा रही हूँ, मैं पहले सफाई कर रही थी। अच्छा सुनो, मेरी नंद और उसके बच्चे आज घर पर आ रहे हैं, उनके नाश्ते के लिए आलू के पराठे बना ले। और हाँ, शिवा आलू के पराठे नहीं खाता, उसे प्याज के पराठे पसंद है, उसके लिए वही बना देना। हेमलता ऐसा कहकर चली जाती है। लो जी, मिल गया ऑर्डर, अब इतने सारे लोगों के लिए पराठे बनाने होंगे। नैना ऐसा कहकर रसोई में चली जाती है, जहां वो बहुत सारा आटा गूंथती है। इतना सारा आटा गूंथने में ही मेरे हाथ दुखने लगे, अभी तो इनके पराठे भी बनाने हैं। नैना रसोई में आलू के पराठे बना ही रही थी कि हेमलता की नंद माहेश्वरी अपने बच्चों के साथ आ जाती है। अरे वाह, सही समय पर आई हो नंद जी, गरम गरम पराठे बन रहे हैं। बहू, चलो नाश्ते की टेबल पर ही बैठते हैं, वहीं पर बातें करेंगे। हेमलता पूरे परिवार के साथ नाश्ते की टेबल पर बैठ जाती है, जिसके बाद रसोई से नाश्ते की टेबल का सफर करते हुए नैना बहुत थक जाती है। हे भगवान, नाश्ते की टेबल पर आने आने में ही मेरी फिरकनी बन गई। मैंने तो छोटा सा परिवार समझकर इस घर में शादी की थी, यहाँ तो सबकी अलग ही फरमाइश चलती है। तभी नैना के पति शिवा की आवाज आती है। अरे नैना, मेरे प्याज के पराठे नहीं बनाए तुमने? अभी लाती हूँ जी। नैना प्याज के पराठे बनाकर अपने पति के लिए नाश्ते की टेबल पर लेकर आती है। ये लीजिए प्याज के पराठे। तभी माहेश्वरी कहती है, बहू के हाथों से पहली बार खाना खा रही हूँ, बहुत स्वादिष्ट है ये पराठे, ये लो तुम्हारा शगुन। इस तरह माहेश्वरी नैना को शगुन देकर जाती है। सब लोग बहुत खुश होते हैं, लेकिन नैना बहुत ज्यादा थक जाती है। सबके सो जाने के बाद वो सबके जूठे बर्तन भी धोने लगती है। आज तो पूरा दिन हो गया, मुझे लेटने का समय ही नहीं मिला। नैना बर्तन धोने के बाद अपने कमरे में जाने ही वाली थी कि तभी उसके ससुर उसे कॉफी बनाने के लिए कह देते हैं। अरे सुनो बहू, जरा 1 कप कॉफी बना देना। अभी बनाकर लाती हूँ पिताजी। नैना दोबारा रसोई में जाती है और कॉफी बनाकर अपने ससुर जी के लिए लेकर आती है। आखिरकार उसे थोड़ी देर के लिए अपनी कमर सीधी करने को मिल जाती है, लेकिन फिर शाम की अलग फरमाइश शुरू हो जाती है। बहू, शाम के खाने में वेज बिरयानी, शाही कोरमा और चावल बना लेना। फिर से कोई आ रहा है क्या माँ जी घर पर? अरे नहीं, ये तो शिवा को बहुत पसंद है, इसीलिए बनवा रही हूँ। ठीक है माँ जी। अब शाम का खाना बनाने के लिए नैना फिर से रसोई में जाती है और खाना बनाते हुए खुद से ही कहती है, हे भगवान, कैसा परिवार मिला है मुझे। सुबह शाम मेरे ससुराल वालों को शाही पकवान ही चाहिए होते हैं, और इतने भुक्कड़ लोग हैं कि इन्हें हर थोड़ी देर में भूख लग जाती है।
डिनर में इतना हैवी खाना कौन खाता है? मैं तो बेकार ही फंस गई इस घर में आकर। नैना ऐसा खुद से बोलते हुए खाना बनाती रहती है। उसे रसोई में बहुत गर्मी भी लगती है, लेकिन फिर भी वह खाना बनाती है। खाना तो बहू बहुत स्वादिष्ट लग रहा है, खुशबू से पता चल रहा है। हाँ हाँ, मेरी मेहनत जो लगी है, स्वादिष्ट तो होगा ही। नैना भी खाने की टेबल पर बैठकर खाना खाने ही वाली थी कि तभी किसी के आने की दस्तक होती है। हेलो गाइस, मेरे बिना ही खाना खा रहे हो? अरे बेटा चिराग, तुम यहाँ विदेश से कब लौटे? मेरे साथ मेरे कुछ दोस्त भी घर पर आए हैं। आज ही हम ऑस्ट्रेलिया से इंडिया आए हैं। कितने दिनों बाद तुझे देख रहा हूँ नैना। ये मेरे ताऊ जी का लड़का है, विदेश पढ़ने चला गया था बचपन में। मेरा जिगरी यार यही है। जाओ नैना, इन सब के लिए भी खाना परोस कर ले आओ। अगर रोटी कम हो तो और बना लेना। हेमलता ऐसा कहकर बेचारी नैना को फिर से रसोई में भेज देती है। नैना को खाने के साथ दोबारा से रोटियां भी बनानी पड़ती हैं और वो बहुत ज्यादा थक जाती है। सबको खाना खिलाते हुए उसी के लिए खाना नहीं बचता। ये लो, बस यही रह गया था, मेरे लिए थोड़ा भी खाना नहीं बचा। कैसे भुक्कड़ लोग हैं, एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचते हैं। नैना को बहुत बुरा लगता है। वो अपने कमरे में सोने चली जाती है। इसी तरह जब भी वह कुछ बनाया करती तो सारा खाना उसके ससुराल वाले ही खा जाते हैं और उसके लिए कुछ नहीं बचता। ऊपर से घर में मेहमानों का आना जाना लगा ही रहता है, जिसके चलते एक दिन नैना की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है। इनके शरीर में बहुत ज्यादा थकावट है। लगता है काफी दिनों से जरा भी आराम नहीं मिला है, इसलिए शरीर में कमजोरी हो गई है। ये मैंने दवाइयां दे दी हैं, बस आप इन्हें थोड़ा आराम करने दीजिए, जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर की ये बात सुनने के बाद हेमलता को अपनी गलती का एहसास होता है और वह अपनी बहू के पास जाकर उससे कहती है, जब से तुम इस घर के अंदर आई हो सारे काम तुम ही देख रही हो। मैंने तो कोई काम नहीं किया है और ये भी नहीं सोचा कि तुम कितनी थक जाती होगी। मुझे माफ कर देना बहू, लेकिन आज से मैं भी तुम्हारी मदद करवाया करूंगी। माँ जी, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। मैं इस घर की बहू हूं और घर की जिम्मेदारी समझना मेरा फर्ज है। नैना इतना कह रही थी कि तभी घर पर उसकी तबीयत के बारे में सुनते ही ताई जी, मौसी जी, बुआ जी सब आ जाती हैं उसकी देखरेख के लिए। हमारे रहते बहू को एक भी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे बुआ ताई जी हैं ना, और मौसी जी भी हैं, हम सब मिलकर सारे काम कर लेंगे। इस तरह सब लोग नैना की बहुत अच्छे से देखरेख करते हैं। नैना को इससे ये समझ आता है कि रिश्तेदारों का आना जाना अच्छा होता है और सबके साथ प्यार प्रेम से रहना भी बहुत जरूरी है। जैसे ही वो ठीक हो जाती है, वो पहले की तरह फिर से घर की सारी जिम्मेदारियां खुद उठा लेती है। चलिए, आप सभी आज खाने की टेबल पर बैठिए। अब मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। मैं आप सभी के लिए आपकी पसंद का खाना बनाऊंगी। नैना ऐसा कहकर रसोई में चली जाती है। पीछे से हेमलता आती है। अब से मैं भी तुम्हारी रसोई में मदद करवाया करूंगी और मैं जानती हूँ आखिरी में तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचता, इसलिए पहले ही तुम अपने लिए खाना निकाल लिया करना। ये सुनते ही नैना को बहुत खुशी होती है और उसे अपनी माँ की याद आ जाती है, जिसकी वजह से उसकी आंखें भर आती हैं। अरे ये क्या बहू, तू रोने क्यों लगी? बस आज आपकी बातें सुनकर मुझे अपनी माँ की याद आ गई। हेमलता उसे गले से लगा लेती है। इस तरह दोनों सास बहू मिलकर घर को संभालती हैं और एक साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं। बहुत साल पहले की बात है। सुंदरबन के जंगल में शेर खान का शासन था। शेर खान दिल का बहुत अच्छा था। शेर खान हमेशा जंगल के जानवरों का ख्याल रखता था। एक सियार शेर खान का वफादार मंत्री था। वह जंगल में घूमता और सारे समाचार लाकर शेर खान को देता रहता था। एक दिन सियार शेर खान के पास आया और कहा, महाराज, जंगल के सभी जानवर कह रहे हैं आपके बाद इस सिंहासन पर कौन बैठेगा, इसीलिए ये सब कह रहे हैं कि आपकी शादी हो जानी चाहिए, क्योंकि आपका संतान ही आगे चलकर इस जंगल का राजा बनेगा। हाँ, जंगल की जानवर सही कह रहे हैं। मेरा संतान ही आगे चलकर इस जंगल का राजा बनेगा, इसीलिए मैं अवश्य शादी करूंगा। तुम शादी की तैयारियां करो। फिर शेर खान की शादी बड़ी ही धूमधाम से हो रहे थे। जंगल के सभी जानवरों को शादी में बुलाया गया था। सिर्फ एक छोटे से चूहे को छोड़कर
शादी में बहुत सारा खाने पीने का इंतजाम किया गया था। सभी जानवर पेट भर खाना खाया। इधर चूहा को निमंत्रण ना मिलने के कारण वह बहुत गुस्से में था। ये शेर तो बड़ा ही घमंडी निकला। उसने मुझे शादी में ना बुलाकर मेरा अपमान किया है। मैं इसका बदला अवश्य लूंगा। इस बात को लेकर चूहा बहुत ही नाराज था। वह मन ही मन सोचने लगा कि इसका बदला कैसे लिया जाए। कुछ देर सोचने के बाद वह एक योजना बनाता है। मैं भी शादी करूंगा। हाँ, मैं भी शादी करूंगा। बड़ी धूमधाम से शादी करूंगा और शादी में उस शेर को छोड़ के सभी को आमंत्रित करूंगा। हाँ, यही ठीक रहेगा। फिर चूहे ने शादी करने का फैसला कर लिया और वह अपने लिए एक दुल्हन ढूंढने निकल पड़ा। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे एक दुल्हन दिखाई पड़ा। फिर चूहे ने उसके पास जाकर कहा, शादी तो मैं कर लूं, लेकिन इसके साथ से तो मैं बिल्कुल नहीं शादी करूंगा। मेरी दुल्हन तो उस घमंडी शेर के दुल्हन से भी सुंदर और शक्तिशाली होनी चाहिए। फिर चूहा आगे जाकर एक पेड़ के नीचे रुक गया। दुल्हन की खोज को लेकर चूहा चिंतित हो गया। वह सोच रहा था कि भला इतनी सुंदर और शक्तिशाली दुल्हन उसे कहाँ मिलेगा। यह सोचते सोचते वह चल ही रहा था कि उसकी नजर आसमान की तरफ गई। उसने देखा कि सूर्य भगवान आसमान में चमक रहे हैं। तभी उसके दिमाग के बत्ती जली। अरे वाह, सूर्य भगवान तो सबसे शक्तिशाली है। कितना तेज है उनका। यही ठीक रहेगा। उनकी बेटी सुंदर भी होगी और शक्तिशाली भी। फिर चूहा एक पेड़ के नीचे ध्यान लगाते हुए बैठ गया और सूर्य भगवान को तपस्या करने लगा। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। इधर चूहे को तपस्या करते हुए देखकर सूर्य भगवान बहुत आश्चर्य हुए कि यह नन्हा सा चूहा उनकी तपस्या क्यों कर रहा है। फिर सूरज भगवान चूहे के सामने प्रकट हुए। बोलो नन्हे से चूहे, तुम मेरे तपस्या क्यों कर रहे हो? क्या चाहिए तुमको? तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें वह सब दूंगा। हे भगवान, आप आगे। मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है कि एक नन्हा सा चूहे की बात सुनकर आप मेरे पास आ गए। हाँ, मैं सचमुच तुम्हारे पास आया हूँ। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? भगवान, मैं शादी करना चाहता हूँ। अरे वाह, यह तो बहुत ही अच्छी बात है। इसमें मैं तुम्हारा क्या मदद कर सकता हूँ? मैंने यह प्रण किया है भगवान कि जो दुनिया में सबसे ज्यादा शक्तिशाली होगा मैं उसके बेटी से ही शादी करूँगा और आप इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली हो, इसीलिए मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। चूहे की बात सुनकर सूर्य भगवान सोच में पड़ जाते हैं कि मैं इस छोटी सी चूहे के साथ अपनी बेटी का शादी कैसे कर सकता हूँ। और फिर उन्होंने मन ही मन सोचने लगे, यह चूहा तो बिल्कुल पागल लग रहा है। इससे भला मैं अपनी बेटी की शादी कैसे करवा सकता हूँ? कुछ भी करके मुझे इससे छुटकारा पाना ही होगा, मगर कैसे? मुझे जल्दी कुछ करना पड़ेगा। तभी उनके मन में एक ख्याल आया और उन्होंने चूहे से कहा, अरे, यह तो बहुत ही अच्छी बात है कि तुम मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो। मुझे अपनी बेटी के लिए तुमसे अच्छा वर और कहाँ मिलेगा? सूर्य भगवान का बात सुनकर चूहा मन ही मन बहुत खुश हो गया और उसके मन में लड्डू फूटने लगे। तभी सूर्य भगवान बोलते हैं, लेकिन एक समस्या है। मैं दुनिया का सबसे शक्तिशाली नहीं हूँ और तुमने प्रण किया है कि जो दुनिया में सबसे ज्यादा शक्तिशाली होगा तुम उसी के बेटी से शादी करोगे। अगर तुमने मेरी बेटी से शादी की तो तुम्हारा प्रण टूट जाएगा। हे भगवान, ये आप क्या बोल रहे हो? आपसे भी शक्तिशाली? आपसे शक्तिशाली भला इस दुनिया में और कौन हो सकता है? मुझसे शक्तिशाली तो वह बादल है जो अपने परछाई से मुझे भी ढक देता है। यह सुनकर चूहा आसमान की तरफ बादल को देखने लगा और बोला, अगर बादल आपसे भी ज्यादा शक्तिशाली है तो मैं फिर उसकी बेटी से ही शादी करूंगी। आप उसे नीचे बुलाइए। फिर सूर्य भगवान ने बादल को नीचे बुलाया
और बादल उनकी बात मानकर धीरे धीरे नीचे आया। बादल जी, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ क्योंकि आप दुनिया के सबसे शक्तिशाली हो। मैं अपने आप को बहुत बड़ा भाग्यमानी समझूंगा अगर आपकी विवाह मेरी बेटी से हुई, लेकिन मैं दुनिया का सबसे शक्तिशाली नहीं हूँ। मुझसे शक्तिशाली तो हवा है जो हमें भी उड़ाकर दूर चला जाता है। अच्छा, तो यह बात है। ठीक है, फिर मैं हवा की बेटी से ही शादी करना चाहता हूँ। आप हवा को बुलाइए। फिर बादल ने हवा को बुलाया और हवा धीरे धीरे करके नीचे आया। फिर चूहा ने अपनी विवाह का प्रस्ताव हवा को बताया। फिर हवा मुस्कुराते हुए बोली, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर मेरी बेटी की विवाह आपके साथ होता है, लेकिन मैं दुनिया का सबसे शक्तिशाली नहीं हूँ। मुझसे शक्तिशाली तो पर्वत है जो हमारे हवा के झोंकों को भी रोक देता है। आप उनकी बेटी से ही शादी कीजिए। फिर पर्वत को भी बुलाया जाता है और चूहे ने पर्वत के सामने भी अपना प्रस्ताव रखता है। पर्वत जी, आप दुनिया का सबसे शक्तिशाली है और मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। क्या आपको कोई ऐतराज है? मुझे भला क्या ऐतराज हो सकता है। आप मेरी बेटी से विवाह करना चाहते हैं, यह बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन मैं भी दुनिया का सबसे शक्तिशाली नहीं हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं यकीन नहीं कर सकता कि आपसे शक्तिशाली भी दुनिया में और कोई होगा। हाँ है, मेरे शिखर पर एक मोटा सा चूहा रहता है। वह मुझे रोज कुतर कुतर के वहाँ एक बड़ा सा सुरंग बना लिया है और उसमें अपने बच्चों और परिवार के साथ रहता है। वह मुझसे भी शक्तिशाली है। आप उसी के बेटी से क्यों नहीं शादी कर लेते? अगर ऐसी बात है तो फिर आप मुझे ले चलो उसके पास। मैं उसके बेटी से ही शादी करना चाहता हूँ। फिर सब मिलकर उस मोटे चूहे के पास जाता है और उसके पास उस नन्हा सा चूहा का शादी का प्रस्ताव रखता है। फिर जब नन्हा चूहा उस मोटे चूहा की बेटी को देखते हैं तो वह उसे बहुत पसंद आता है और फिर उन दोनों का शादी बहुत ही धूमधाम से होता है। नन्हे चूहे ने जंगल की सारे जानवरों को निमंत्रण दिया, लेकिन शेर से बदला लेने के लिए उसने उनको निमंत्रण नहीं भेजा। जब शेर खान को इस बात की खबर होती है तो शेर खान बहुत ही गुस्सा हो जाता है और अगले दिन सियार को उस चूहे के पास भेजता है और बोलता है, उस चूहे को कल मेरी दरबार में हाजिर करो। अगले दिन सियार उस चूहे को बुलाने के लिए उसके घर पर जाता है। अरे चूहा भाई, तुमको शेर खान ने याद किया है, जल्दी चलो। चूहा सियार के साथ शेर खान के दरबार में जाता है। उसे देखते ही शेर खान चिल्लाकर बोलते हैं, क्यों रे चूहे, तुम्हारी इतनी बड़ी दुस्साहस। तुमने अपनी शादी में जंगल की सभी पक्षी और जानवरों को निमंत्रण दिया और तुमने मुझे बुलाना सही नहीं समझा। मैं इस जंगल का राजा हूँ और सबसे शक्तिशाली भी। अगर मैं चाहूँ तो तुमको एक झटके में खत्म कर सकता हूँ। मुझे माफ कर दीजिए महाराज। जब आपने अपनी शादी में पूरे जंगल को निमंत्रण दी और मुझे नहीं दी, तब मुझे भी ऐसे ही दुख हुआ था। यही एहसास दिलाने के लिए मैंने आपको निमंत्रण नहीं दिया। मुझे माफ कर दीजिए। क्यों रे सियार, तूने ऐसा क्यों किया? मैंने तो तुमको बोल दिया था कि जंगल के कोई भी पशु पक्षी छूटनी नहीं चाहिए। फिर तुमने इस चूहे को निमंत्रण क्यों नहीं दिया? मुझे माफ कर दीजिए महाराज, गलती हो गई। मैंने सोचा यह छोटा सा जीव, इसको क्या निमंत्रण देने का, इसलिए मैंने इसे छोड़ दिया था। मुझे आप माफ कर दीजिए। ठीक है, अगले बार से ध्यान रखना। मेरे लिए जंगल का हर जीव एक जैसा है।